प्राचीन संस्कृत के आचार्यों ने काव्य स्वरूप की तरह ही काव्य हेतुओं को लेकर के भी चर्चा की है और उन तमाम साधनों के विषय में चर्चा की है जिनसे कवि में सक्षमता आती है, अर्थात वह कविता कर सकता है, काव्य कर सकता है। भरत मुनि के बाद भामह, दंडी, रुद्रट, मम्मट, भट्टतौत, रूप्यक आदि आचार्यों ने इसकी बराबर चर्चा की है। इस चर्चा में जो मुख्य बातें आई हैं उसमें 3 चीजें कही गई हैं। आचार्य भामह ने मुख्य रूप से अपने काव्यालंकार में 3 की चर्चा की है कि कवि में 3 कारण से ही रचना निःसृत होती है, वो रचना करता है और उन तीनों को बताए। पहले प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। अर्थात कवि रचनाकार के लिए जो कारण हैं वो 3 ही हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसके पूर्व यदि हम थोड़ा सा चर्चा करें कि अगर उन्होंने 3 बताए हैं तो उसके पहले भी कुछ परंपरा रही होगी। अग्नि पुराण में हमें एक सुंदर श्लोक मिलता है। वह जो श्लोक है उसमें कवि की प्रशंसा की गई है कि कवि दुर्लभ होते हैं। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभाः कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभाः। अर्थात इस संसार में नरत्वम मनुष्य बनना दुर्लभ है। मनुष्य बन गए तो विद्या अर्जित करना दुर्लभ है और विद्या अर्जित हो गई तो उसमें कवि बनना दुर्लभ है और कवि बन गए तो वह शक्ति, वह प्रतिभा, वह निपुणता दुर्लभ है। अर्थात संसार में गिने चुने ही व्यक्ति, मनुष्य कवि बनते हैं। इसी चीज को मम्मट ने बहुत सलीके के साथ इस बात को कहा है। काव्य प्रकाश में तीसरी कारिका है, प्रथमोल्लास में तीसरी कारिका है और बड़े सुंदर तरीके से वो हेतुओं की चर्चा करते हैं, कारणों की चर्चा करते हैं जिनसे कवि काव्य करता है, काव्य लिखता है। वो कहते हैं शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस् तदुद्भवे। अर्थात कवि में शक्ति अर्थात प्रतिभा, ये निपुणता, लोक शास्त्र का ज्ञान और काव्य का अन्वेक्षण, काव्य का वीक्षण अर्थात व्युत्पत्ति, लगातार शास्त्र ज्ञान करने के बाद शिक्षाभ्यास, काव्य शिक्षा का लगातार अभ्यास, यही 3 हेतु बताए हैं। प्रतिभा काव्य का मूल हेतु उन्होंने कहा, यह ईश्वर प्रदत्त या जन्मजात संस्कार है। हम प्रतिभा को कैसे बोले तो कवि आचार्य कहते हैं कि प्रतिभा ही जन्मजात होती है। अर्थात कैसे हम माने, अर्थात हम इसे अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसे इस तरह से समझें कि अगर हमारे पास बहुत सारी सामग्री हो तो हम हलवा बना सकते हैं, लेकिन हलवा बनाने की अपनी अपनी प्रक्रिया हो सकती है। एक मकान बनता है तो मकान में ईंट गारे रेत से ही बनता है, लेकिन
कारीगर की अपनी प्रतिभा होती है, चित्रकार की अपनी प्रतिभा होती है। उसे हम लेखनी दे दें, रंग दे दें, लेकिन रंग भरने का जो काम है वह अपनी प्रतिभा के द्वारा जिस कुशलता से करता है उसमें उसकी प्रतिभा होती है। किसी गायक को देखें, एक सामान्य से बात को वह कैसे अपनी प्रतिभा के माध्यम से उसे प्रस्तुत कर रहा होता है। तो ये जो प्रतिभा है ये जन्मजात होती है और ये कवि का एक विशिष्ट गुण है। आगे चल करके काव्य मीमांसा में आचार्य राजशेखर ने इस प्रतिभा के दो रूप बताए हैं कि ये प्रतिभा भी दो प्रकार की होती है। पहली प्रतिभा कार्यित्री प्रतिभा और दूसरी भावयित्री प्रतिभा। कार्यित्री प्रतिभा कवि में पाई जाती है और भावयित्री प्रतिभा पाई जाती है, और भावयित्री प्रतिभा जो रचना पढ़ता है उस प्रमाता में पाई जाती है, पाठक में पाई जाती है, जिससे उसे प्रतिभा का ही एक नाम शक्ति है। अर्थात इस शक्ति के बल पर ही कवि शब्द, भाव, अलंकार, व्यंजना आदि रख कर उस रचना को विशिष्ट बनाता है। काव्य हेतु का दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है वो काव्य हेतु में है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति से तात्पर्य प्रगाढ़ पांडित्य से है या बहुज्ञता से है। अर्थात कवि में प्रतिभा के साथ साथ बहुज्ञता का होना भी जरूरी कहा गया है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति व्युत्पत्ति या शास्त्रों के पठन पाठन से ही संभव होती है। अनेक प्रकार का लोक ज्ञान व्यवहार से व्यक्ति सीखता है, उचित अनुचित क्या होगा, कैसे होगा। बहुज्ञता या व्युत्पत्ति उसमें श्रेष्ठता लाती है, क्योंकि जब तक व्युत्पत्ति या शास्त्र ज्ञान नहीं होगा, केवल प्रतिभा के बल पर रेगिस्तान में फूल खिलाना हास्यास्पद हो सकता है। अर्थात कवि के लिए यह जरूरी है कि वह प्रतिभा के साथ साथ वह लोक व्यवहार सीखे, लोक ज्ञान सीखे, शास्त्रों का ज्ञान सीखे। कवि परंपरा, शास्त्र परंपरा का लगातार वह अध्ययन करे। इस शास्त्रीय परंपरा को हम, इस व्युत्पत्ति को हम शास्त्रीय और लौकिक दो तरह से कह सकते हैं। अर्थात लोक ज्ञान भी वह अर्जित करे और शास्त्र परंपरोचित, परंपरा का जो उचित ज्ञान है वह भी वह अर्जित करे। यह ज्ञान वह श्रवण के द्वारा, अध्ययन के द्वारा अर्जित कर सकता है। कवि का बहुज्ञ होना महत्वपूर्ण कहा गया है। यह बहुज्ञता किस तरह की हो, तो उसे हर तरह के ज्ञान विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, अद्यतन जानकारी होना चाहिए, समय सापेक्ष जानकारी उसे होना चाहिए। छंद शास्त्र का, व्याकरण का, दर्शन का, अध्यात्म का, काम शास्त्र का, ज्ञान विज्ञान विषयक सारी जानकारी जब रचनाकार को, कवि को होती है, तभी वह, यह भी उसका एक कारण है, कवि होने के लिए एक जरूरी कारण है। तो हमने हेतु की बात की, तो पहला हेतु हमने बताया प्रतिभा, दूसरा जो महत्वपूर्ण हेतु है वह है व्युत्पत्ति, और इसके बाद बात होती है कि अभ्यास बहुत जरूरी है। जब किसी रचनाकार में, किसी साहित्यकार में प्रतिभा होगी और व्युत्पत्ति अर्थात बहुज्ञता अर्थात अनेक तरह का ज्ञान विज्ञान अर्जित करेगा वह, इसके बाद वह लगातार अभ्यास करे। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर परत निशान।
तो यह जो निशान पर बनाने की बात है, यह जो पत्थर पर लकीर खींचने की बात है, अर्थात स्थापित होने की जो बात है, वह अभ्यास के माध्यम से संभव होता है। तीनों ही चीजें काव्य हेतु के रूप में महत्वपूर्ण हैं। प्रथम प्रतिभा, द्वितीय व्युत्पत्ति और तीसरे नंबर पर अभ्यास। तृतीयमिदं शक्तिर्व्युत्पत्तिभ्यासः। तो शक्ति, व्युत्पत्ति, शक्ति अर्थात प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तीनों को महत्वपूर्ण बताया गया है। अभ्यास ही वह चीज है, जैसे बर्तन को लगातार मांजने से उसमें चमक आ जाती है। आमिर खुसरो ने बड़ी सुंदर बात कही है कि पहेलियों के माध्यम से हम अभ्यास को समझें तो वो कहता है कि रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, या बच्चा क्यों रुका, तो कहा तीनों का उत्तर एक ही, फेरा नहीं गया। मतलब ट्राई एंड ट्राई अगेन, बार बार अभ्यास नहीं किया गया। इस अभ्यास के माध्यम से अगर अभ्यास लगातार किया जाए तो यह माना जाता है कि रचनाकार पर माँ सरस्वती कृपा करती है, अर्थात वह कवि बन सकता है। तो जब काव्य हेतु की हम चर्चा कर रहे हैं तो संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने तीन काव्य हेतु बताए हैं, आचार्य भामह ने, और उन्हीं को आगे चल करके आचार्य मम्मट ने उन्हीं का किसी न किसी रूप में समर्थन किया है, उन्हीं का उसी पक्ष को उन्होंने भी रखा है। तो ये जो पक्ष हैं ये अर्थात कवि में बीज रूप में प्रतिभा, लोक व्यवहार से वह इसको अर्जित करता है, लोक व्यवहार के माध्यम से वह ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान विज्ञान अर्जित करके वह अभ्यास करने के बाद एक रचना को एक बड़ी रचना कर सक रहा होता है। विद्यार्थियों, एक बात और हम पुनः ध्यान दें कि कैसे, तो किसी भी कवि की प्रौढ़ रचना ही उसके शिखर पर विद्यमान होती है, और यह जो शिखर पर रचना के आने का कार्य है, यह तभी होता है क्योंकि प्रारंभिक जो रचनाएं हैं वह कवि का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। कवि का संपूर्ण प्रतिनिधित्व वही रचनाएं करती हैं जिन्हें वह प्रौढ़ावस्था में रच रहा होता है, क्योंकि तब तक उसकी प्रतिभा निखर चुकी होती है, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, लोक का ज्ञान उसका पुष्ट हो चुका रहता है। उम्मीद है कि यह जो काव्य हेतु की चर्चा हमने भी की, आप इसके माध्यम से काव्य के तीनों हेतुओं को जान समझ पाए होंगे। धन्यवाद।